नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे की तरफ से जो है भारतीय रेलवे रेलगाड़ी की तरफ से स्पेशली आपके लिए जो है नई वैकेंसी जो है वो आ चुकी है, नई जॉब जो है वो आ चुकी है। इंडियन रेलवे की तरफ से आपकी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से जो है आपके लिए वैकेंसी आ गई है, जिसके अंदर 1000 से भी ज़्यादा पदों पर जो है आपको जॉब दी जाने वाली है, जिसमें हमारे 2 से 3 पद रहेंगे जिसके ऊपर ये जॉब आपको मिलेगी। वो 2 से 3 कौन से पद होंगे, आपको ये जॉब कैसे मिलने वाली है, जो कि एक भारतीय रेल के अंदर है, रेलवे स्टेशंस पे है, तो ये आपको कैसे मिलेगी और मेनली यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या होगी आपको इसके लिए अप्लाई करने के लिए, आपकी एज लिमिट, सिलेबस, फॉर्म की फ़ीस, रिजर्वेशन क्या रहेगा कैटेगरी वाइज, और आपको अगर यहाँ पर पैटर्न क्या है सिलेक्शन का आपके लिए इस जॉब के लिए, तो वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो है आपकी ये वैकेंसी आई है। आपको इसका नोटिफिकेशन के बारे में ही हम सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सारा कुछ आपको बता रहा हूँ मैं इसके बारे में, इस जॉब के बारे में क्या कुछ है। सबसे पहले देखिए, ये नोटिफिकेशन है, ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट शेल की तरफ से आया है, जो कि भर्ती लेने वाला विभाग होता है रेलवे का, उनकी तरफ से ये आया है कि आपका आरटीएस कॉलोनी नियर केंद्रीय विद्यालय स्कूल बिलासपुर छत्तीसगढ़ से ये नोटिफिकेशन आपका जो है आ चुका है, जिसमें बोला गया है GCDE नोटिफिकेशन नंबर 01/2023 का है ये। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये 18 जुलाई को आया है। आप अगर हम देखें तो ये सिर्फ 2 ही दिन हुए इस नोटिफिकेशन को आए हुए, और इसी के अंदर आप अगर देखेंगे तो ओपनिंग डेट जो है फॉर्म भरने की आपको इसके लिए रखी गई है 22 जुलाई यानी कल, और इसका जो है लास्ट डेट 21 अगस्त 2023 है, यानी कि इसका पूरा आपको 1 महीने का समय दिया जा रहा है इस जॉब के फॉर्म को भरने के लिए। यानी कि अगर आपको ये जॉब चाहिए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं कल से इस जॉब के लिए। देखिए, 1000 से ज़्यादा पद पर ये जॉब रहेगी। यहाँ पर 3 पद रखे गए हैं, एक आपका असिस्टेंट लोको पायलट होगा, दूसरा जो है टेक्नीशियन होगा, और तीसरा जो है जूनियर इंजीनियर का रहेगा। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है सबसे पहले हम उसको भी जानेंगे। सबसे पहले आप देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन GCDE रहेगा। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल CESECR बिलासपुर इनवाइट कर रहा है आपको फॉर्म भरने के लिए, जिसमें आपको बोला गया है कि आप अगर एलिजिबल एम्प्लॉयज एक्सेप्ट आरपीएफ और आरपीएसएफ वाले एम्प्लॉय नहीं कर सकते अप्लाई ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। आप देखिए, जो जो भी एम्प्लॉय होंगे, जो भी पहले से काम कर रहे होंगे, कर्मचारी होंगे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर, अगर वो आरपीएफ में है, रेलवे पुलिस फोर्स के अंदर है, या फिर वो आरपीएसएफ के अंदर है, तो उसको छोड़कर बाकी डिपार्टमेंट वाले जितने भी होंगे वो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे वाले इस फॉर्म को भर के अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए, चाहे वो कोई सी भी पोस्ट हो। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर वैकेंसी के हिसाब से आप देखेंगे तो असिस्टेंट लोको पायलट में जो है पे लेवल 7th CPC मिलेगा इसमें। और इसमें आप अगर देखेंगे तो टोटल जो यहाँ पे वैकेंसी है वो 820 है, यानी कि 820 लोगों को जो है लोको पायलट की जॉब दी जा रही है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए, और यहाँ पर देख लीजिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन यही है, जो कि ज़रूरी क्वालिफिकेशन है, जिसमें आपको बोला गया मैट्रिकुलेशन पासिस प्लस ITI इन स्पेसिफाइड ट्रेड्स एक्ट अप्रेंटिसशिप और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इन LIEU of ITI note specified trades for the purpose of ए अबव आर एज फॉलोज, जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मील राइट्स, मेंटेनेंस मैकेनिक और मैकेनिक रेडियो और टीवी जैसी चीज़ों के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। तो आप इधर देख सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट का जो पद रहेगा उसके लिए आपका मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं का पास होना जरूरी है, ITI सर्टिफिकेट का कोर्स होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए।
अगर आपने डिप्लोमा करा हो मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल जैसे फील्ड्स के अंदर, तो वो भी यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा और आपका लोको पायलट के पोस्ट के लिए, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब टेक्नीशियन में आप देख लीजिए, एक तो टेक्नीशियन थर्ड लेवल के टेक्नीशियन है यहाँ पे, टेक्नीशियन 3, जिसमें एसी और टीएल रखा गया है। अब एसी और टीएल क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा आगे। मेन आप यहाँ पर देखिए कि टेक्नीशियन जो है उसमें बोला गया है कि टोटल टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे कितनी वैकेंसी है। टेक्नीशियन के लिए हम देख लेंगे, सबसे पहले आप देख लीजिए कि मैट्रिकुलेशन चाहिए टेक्नीशियन के लिए, आपके पास 10वीं पास होना चाहिए और आईटीआई होना चाहिए, आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी इंस्टीट्यूट ऑफ एनसीवीटी या फिर आपका एससीवीटी जैसे जो होते हैं इंस्टीट्यूशंस, वहाँ से आपका होना चाहिए ये, इन द ट्रेड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। अब देखिए टेक्नीशियन एसी, मतलब कि एसी के लिए टेक्नीशियन चाहिए, तो एसी के लिए जो टेक्नीशियन चाहिए उसमें आप अगर देखें तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए किस चीज़ में, जो कि आपका रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग यानी एसी जैसी चीज़ों का होना चाहिए। और बाकी यहाँ पे लिखा है मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और ये सब फील्ड में अगर है तो भी एक्सेप्ट होगा इसके लिए, टेक्नीशियन के लिए, जो कि एसी के लिए है। अब टीएल वाला देख लीजिए, टीएल एसी की, टीएल वाला टेक्नीशियन क्या है, टीएल मतलब ये है कि आप जो है वायरमैन, मैकेनिक, एलटी, इक्विपमेंट, केबल जॉइंटिंग, इन सब फील्ड के अंदर होगा, तो आप इस वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। सेम इसी में आपको बताऊं तो एक और जो नेक्स्ट लेवल के टेक्नीशियन की बात हो रही है यहाँ पे, वो है टीआरडी। टीआरडी टेक्नीशियन लेवल में आपको ये देखना है कि 10वीं तो आपसे मिनिमम मांगा गया है सबके अंदर ही, आईटीआई सर्टिफिकेट उस फील्ड में होना चाहिए जिसमें टीआरडी के हिसाब से मांगा गया है। और आपका टीआरएस ये भी टेक्नीशियन ही है एक तरह का, उसके बारे में भी आपकी जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। तो इस टेबल को आप अच्छे से देख लेंगे क्योंकि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें देखना, क्योंकि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो सिग्नल टेक्नीशियन, जो सिग्नल होते हैं आपके रेलवे स्टेशन पे, उनके लिए जो टेक्नीशियन चाहिए उसके लिए बोला गया है पास इन बीएससी, बीएससी पास होना चाहिए, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस, फिजिक्स में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे चीज़ों में होगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे दोबारा टेक्नीशियन की बात हुई है, उसके बाद टैली, टैली के लिए बात हो रही है यहाँ पे, फिर ब्रिज के लिए बात हो रही है, टेक्नीशियन ब्रिज। अब देखिए ब्रिज के लिए टेक्नीशियन लिया जा रहा है तो उसके लिए अलग क्वालिफिकेशन है, याद रखिएगा आपका जो टेक्नीशियन है वो अलग अलग चीज़ों के लिए होता है, तो हर टेक्नीशियन के लिए अलग अलग जो है आपके लिए क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर रखी गई है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसी तरीके से एक और टीएम करके टेक्नीशियन है, टीएम कोई फील्ड होगा उसमें बोला गया है, इस तरीके से आप देख लेंगे। फिर उसके बाद वेल्डर, इंजीनियर और साथ में आपका देख सकते हैं यहाँ पे डीजल और एंसिलरी, उसके बाद डीजल, इलेक्ट्रिकल और इन सब चीज़ों के अंदर टेक्नीशियन को चाहिए, उन लोगों को टेक्नीशियन चाहिए इंडियन रेलवे में, तो उसके लिए लिया जा रहा है। तो टोटल अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर पोस्ट, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, तो टेक्नीशियन जहाँ से हमने शुरू करे थे अभी तक टोटल जो पोस्ट हुए, देखिए एक तो कैटेगरी वाइज भी लिखा हुआ है, अगर आप कोई SC ST कैटेगरी से हो तो अपने हिसाब से भी आप वैकेंसी चेक कर सकते हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी होंगे यहाँ पे। तो टोटल यहाँ पर हमें पता लगा कि टोटल वैकेंसी जो हमारे हैं वो 1000 से ऊपर है, ये सारे मिलाकर है। आप अगर मैं बात करूँ सिर्फ एक चीज़ के लिए तो टेक्नीशियन और आपका जो है असिस्टेंट लोको पायलट, इन दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो 952 पोस्ट है टोटल सिर्फ इन दोनों के लिए। और अगर जूनियर इंजीनियर का अलग पोस्ट है जिसमें आप देखेंगे तो उसमें पे लेवल 7th CPC है, इसके अंदर जूनियर इंजीनियर लिया जा रहा है, एक तो इलेक्ट्रिकल के लिए और दूसरा TRS के लिए, TRD के लिए और CNW के लिए। शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब आगे होगा तो मैं बता दूंगा, वैसे आपके क्वालिफिकेशन में भी इसका मतलब दिया हुआ है। तो जूनियर इंजीनियर भी तरह तरह के होते हैं, डिफरेंट तरह के, तो उस तरीके से लिया जा रहा है। नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है। और अगर
इसमें आप देखेंगे तो जूनियर इंजीनियर के लिए, अब देखिए इंजीनियर नाम आ रहा है आगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका डिप्लोमा लिया जाएगा 3 साल का, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक जैसे फील्ड्स के अंदर, और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारा कुछ आपका लिखा हुआ है। टोटल इंजीनियर में आप देख सकते हैं तो 64 वैकेंसी है। तो अब मैं अगर बात करूँ टोटल वैकेंसी तो 64 आपकी ये है, और टोटल ऊपर हमने बात करी थी तो वो थी यहाँ पर 952। तो आप देख सकते हैं तो टोटल जो है 1016 वैकेंसी टोटल हो जा रही है यहाँ पे आपकी, ये दोनों सारे पोस्ट मिला के। एक तो 952 आपके वैसे हो गए, और 64 जो है टोटल उसके अंदर आप उसमें ऐड करेंगे तो 1016 हो जाएगा। तो ये आपकी टोटल वैकेंसी हो गई। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द डिटेल्ड पोस्ट पैरामीटर्स, क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड एंड द पोस्ट सुटेबल्स फॉर पी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक्सेट्रा फॉर वेरियस पोस्ट आर इंक्लूडेड इन दिस नोटिफिकेशन एनेक्सर 1। अब एनेक्सर 1 में जो है डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट के लिए अलग से बताया हुआ है ये सब कुछ, तो उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यही है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही होगा आपका, जिसको जो आपको बताया गया है। कैंडिडेट को शुड बी अ रेगुलर एम्प्लॉय, कंप्लीटेड मिनिमम टू ईयर सर्विसेज इन रिक्रूटमेंट ग्रेड एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड पीरियड ऑफ प्रोबेशन ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ऑन 1 जुलाई 2023। मतलब कि 1 जुलाई 2023 को आपको ऐसा होना चाहिए कि 2 साल आपके कंप्लीट हो गए हैं इस डिपार्टमेंट में, तो आप कर सकते हैं। और या फिर आपका ट्रांसफ़र टू अदर रेलवे में अगर हुआ है तो विल नॉट बी कंसिडर फॉर अपॉइंटमेंट, तो उसको अपॉइंटमेंट के लिए नहीं लिया जाएगा। मैं आपको इस बात का क्लियर करूंगा आगे चल के, मेनली इसमें क्या बोला गया है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट ओनली ऑफिशियल वेबसाइट। आप देखिए ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप देखें, वैसे तो मैं आपको ऑफिशियल ही सारा कुछ दिखा रहा हूँ यहाँ पे। एक ये बोला गया आप फॉर्म पहले भर सकते हैं जिससे कि आपको पहले एंड में दिक्कत ना हो। देखिए जिस पोस्ट पर अगर कैंडिडेट पहले से काम कर रहा है तो उस पोस्ट पे वो अप्लाई नहीं कर सकता। मान लीजिए आप असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट पर अभी काम कर रहे हैं सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ साउथ एंड ईस्ट इंडियन रेलवे के अंदर, तो इसमें आप याद रखिए, तो आप उस पोस्ट पे अप्लाई ना करें, आप नहीं कर सकते। एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम को बिल्कुल अच्छे से देना है। देयर शैल बी सिंगल स्टेज में एक बार में सीबीटी का एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा, और कॉल लेटर देके आपको जो है इसमें जॉब दी जाएगी। एज लिमिट आप देख सकते हैं 42 मैक्सिमम रखी है, और कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन जैसा रहता है, ओबीसी में 3 ईयर, एससी एसटी में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको बता देता हूँ, अगर किसी कैंडिडेट का बर्थ जो है 1 जनवरी 2006 के बाद का है तो वो अप्लाई ना करे, उससे पहले वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ये यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको ऊपर मैंने अभी जैसा बताया वही लिखा हुआ है यहाँ पे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज लिखा हुआ है आपका, वो आप देख सकते हैं। अब देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है आपका एएलपी और टेक्नीशियन के लिए ये होगा कि आपका एक सिंगल आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देंगे, कॉमन टू ऑल द नोटिफाइड पोस्ट हैज़ टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट थ्रू द लिंक। आप देखिए लिंक, आप जो लिंक दिया गया उससे आप आसानी से इसका फॉर्म भर देंगे। उसके बाद आपका सीबीटी होगा, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होके आपको जॉब मिल जाएगी। सीबीटी एग्ज़ाम में 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए जो होगा 90 मिनट का होगा, 120 मिनट उनको मिलेगी जो डिसेबल कैंडिडेट है, उनको हाफ आवर एक्स्ट्रा मिलेगा। 100 क्वेश्चंस आएंगे इस पेपर के अंदर, और आप देख सकते हैं जो शॉर्ट लिस्ट होंगे कैंडिडेट उनका, वो फिर देखिए अब इसमें क्या है, जो पार्ट ए में सिलेबस होगा आपका वो मैथमेटिक्स रहेगा। आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स है, इसके अंदर मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर भी सब टॉपिक जैसे आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम है,
बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, पाइप्स एंड कैलेंडर एंड क्लॉक कैलकुलेशंस, स्क्वायर रूट्स, तो ये सब आपका होगा। इसी तरीके से एनालॉगी, अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज, और ये सब आपसे पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस भी होगा इसी के अंदर। पार्ट बी जो होगा पेपर का, पार्ट बी 60 मिनट का होगा। इसमें आपको 80 मिनट मिलेंगे उन कैंडिडेट्स को जो कि डिसेबल कैंडिडेट्स हैं। हर आवर पे 20 मिनट्स दी जाती हैं डिसेबल कैंडिडेट को। अगर हाफ आवर होगा तो 10 मिनट्स मिल जाती हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स यही रहेगा 35% मार्क्स। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स एंड नो रिलैक्सेशन इज परमिशिबल। देखिए यहाँ पे ये है 35% मार्क्स लाने हर कैंडिडेट को लाने पड़ेंगे। यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है किसी के लिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आईटीआई सर्टिफिकेट कैंडिडेट के लिए रिलेटेड है, वो देख लेंगे। अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको क्या करना है और कैसे क्या होगा, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है आईटीआई सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट्स के लिए। द ट्रेड सिलेबस कैन बी ऑब्टेन्ड DGET वेबसाइट। अब देखिए इंजीनियरिंग डिसिप्लिन डिप्लोमा डिग्री रेलेवेंट ट्रेड फॉर पार्ट बी क्वालिफाइंग टेस्ट टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम। पहला आप देखिए जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जैसा क्वालिफिकेशन हमने ऊपर देखा था इस चीज़ का, उसमें क्या बोला है, उसमें बोला है कि इलेक्ट्रीशियन और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और ये सारे चीज़ों में होना चाहिए, वो आपको लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पर आपका ये लिखा है लेफ्ट साइड में, ये है डिग्री इंजीनियरिंग बताई गई है, डिप्लोमा बताया गया है। उसके बाद ये बोला गया है कि किस ट्रेड में होना चाहिए, किस चीज़ में होना चाहिए, वो बोला गया फॉर पार्ट बी क्वालिफाइंग टेस्ट टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम। मतलब पार्ट बी जो होगा वो क्वालिफाइंग टेस्ट होगा आपका, जो कि इन फील्ड से रिलेटेड रहेगा। जो भी आप इसमें से सिलेक्ट करते हैं, जिससे भी आप जिस भी फील्ड से आपने डिप्लोमा करा है, डिग्री करी है, तो उस फील्ड में आप देख सकते हैं, तो उस फील्ड में उस फील्ड से रिलेटेड जो है वो सिलेबस आपका जो है पार्ट बी में होगा। देखिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सिर्फ उनका होगा जो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बाकी टेक्नीशियन और आपका जो जूनियर इंजीनियर है उसके लिए नहीं होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे आपको बता देता हूँ 42 मार्क्स लाने पड़ेंगे हर पेपर टेस्ट के अंदर। ये किसके लिए, देखिए पहले हमने ऊपर देखा था 35% मार्क्स, तो 35% मार्क्स जो है वो 42 आ रहे हैं एक्चुअल में, इस वजह से ऐसे यहाँ पे 42 मार्क्स बताए गए हैं। पोस्ट प्रेफरेंस डिटेल, कैटेगरी नंबर, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, प्रायोरिटी, इस तरीके से आपको पोस्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। ट्रेड डिटेल लिखी हुई है, टेक्नीशियन और आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो भी है आपका, टू स्पेसिफाई द ट्रेड इन विच दे आर अपेयरिंग। देखिए ये चीज़ आपकी ना क्लेरिफाई करेंगी कि आपको कौन से ट्रेड में जाना है, किस चीज़ में आपको जाना है। जैसे आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिसाइड करेगा कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जूनियर इंजीनियर पोस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट में लिया जा रहा है, तो उसके लिए भी आपका क्या है, एक आपको कॉमन सा फॉर्म भर देना है जो अभी कल से एक्टिव होगा, उसके ज़रिए ही आप जो है फिर एग्ज़ाम देंगे और फिर इस जॉब को लेंगे। जूनियर इंजीनियर वाले 120 मिनट का पेपर होगा, जिसके अंदर 150 क्वेश्चंस आएंगे। सिलेबस आपका ये सामने लिखा है, जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, और ये सब आपका आएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस भी बता दिए गए हैं जूनियर इंजीनियर वाले में। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे स्टेज 2 में, जनरल अवेयरनेस में 15 क्वेश्चन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी 15 क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको बता दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे डिसिप्लिन मैपिंग टेबल है। यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर बैचलर डिग्री है अगर आपके पास, जो कि इंजीनियरिंग के लिए आप जूनियर इंजीनियर के लिए कर रहे हैं जब अप्लाई, तो उसके लिए आप देखेंगे तो आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये सब होना चाहिए। अगर आप मैकेनिकल या फिर अलाइड इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर में,
तो ये सब आपका लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इस टेबल को अच्छे से। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का होगा। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन एक तो आपका होता है रॉ मार्क्स। रॉ मार्क्स होता है मतलब आपने पेपर दिया तो उस पेपर में जो भी आपके मार्क्स है वो रॉ मार्क्स हो जाते हैं। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स वो होते हैं जो कि सारे शिफ्ट के हिसाब से आपकी परसेंटाइल या फिर मार्क्स को बनाया जाता है। तो वो हार्डनेस और ईजीएस्ट लेवल ऑफ पेपर पे भी डिपेंड करते हैं। कैलकुलेशन अगर बात बताऊँ आपको, मेरिट इंडेक्स फॉर ऑल पेपर्स के लिए जो रहेगा जिससे आपका मेरिट बनाई जाएगी, तो मेरिट के लिए फार्मूला लगाया जाएगा। इस फार्मूले में ये एम और एम क्यू इन सब का मतलब क्या है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इससे कि आपको समझ आए कि कैसे आपका रिजल्ट आएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन है वही इंस्ट्रक्शन होंगे कि आप फॉर्म भरें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ और जो भी चीज़ें मांगी गई उसके साथ फॉर्म भरें। और मिनिमम परसेंटेज एलिजिबिलिटी बताई गई है आपको। सारा कुछ जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रहेंगे आपके वो यहाँ लिखे हुए हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि आप देखेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप आसानी से जो है जाकर अप्लाई कर सकते हैं। कल से इसके लिए फॉर्म चालू हो रहे हैं तो कल से आप इसको अप्लाई करिए इस जॉब के लिए। स्टेप कैसे आपको करना है, तो देखिए फॉर्म भरने से पहले आपको एक कॉपी लेके रखनी। कॉपी जेपीईजी फॉर्मेट में हर चीज़ की रखनी है। पासपोर्ट साइज़ आपको फ़ोटो रखनी है, सिग्नेचर करके एक पेपर पे उसका डिजिटल फ़ोटो रखना है, उसको जेपीईजी फॉर्मेट में लगा लेना है। आप वीडियो देख सकते हैं फॉर्मेट चेंज कैसे करते हैं, इमेज का, डॉक्यूमेंट का, फाइल का फॉर्मेट कैसे चेंज करते हैं, फाइल को जो है कैसे हम चेंज करते हैं वो आप समझ सकते हैं वीडियो से। तो उसके बाद ही आपको जो है इसको अप्लाई करना है। इसके लिए आपको इसमें एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी अप्लाई करने के लिए, वो बात आपको मैं पहले ही यहाँ पे बता देता हूँ। और एक आपको एक आईडी प्रूफ चाहिए होगा फॉर्म भरते समय। बाकी आपको 10th 12th और आपका जो भी क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा आपको फॉर्म भरने का। हॉल टिकट आपका एडमिट कार्ड को बोलते हैं, जिसमें आपका सब कुछ लिखा होता है। आपको ईमेल या एसएमएस से मिल जाता है जिससे भी आप अप्लाई कर रहे होंगे जॉब के लिए, तो वहाँ से आप आसानी से देख के जो है फिर अपना एग्ज़ाम देने जा पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्म है, ये फॉर्म है कास्ट सर्टिफिकेट का, ये SC ST कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म है। अब जो कैंडिडेट SC ST कैटेगरी से हैं और उनको 5 ईयर का अपना रिलैक्सेशन चाहिए, जो कैंडिडेट चाहते हैं कि उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाए उनके एज के अंदर इस जॉब के लिए, मतलब कि कोई कैंडिडेट अगर मान लीजिए 43 ईयर का है, 45, 46 या 45, 44 या फिर 47 का होने वाला है, तो उस कैंडिडेट को ऐसा करना है कि उसको जो है इस फॉर्म को भर के सबमिट करना है अपने फॉर्म के साथ ही, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही जॉब के लिए, जिससे कि वो जॉब ले पाए आसानी से। क्योंकि ये जॉब में आपको पता होगा कि SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है और OBC कैंडिडेट के लिए जो है 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन मतलब होता है छूट, जो कि एक आम इंसान या फिर कह लीजिए जनरल कैंडिडेट को, अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट को नहीं मिलते। तो वो आपको मिल जाएंगे। आप इस फॉर्म इसको सर्टिफिकेट को फिल करके जो है सबमिट करेंगे यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट या यूनियन का स्टैंप होता है, तो फिर इसके बाद ये आसानी से आप इसको सबमिट कर पाएंगे। सेम OBC कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया हुआ है। ये यहाँ पे GCD नोटिफिकेशन नंबर, आप देखिए ये क्या है, ये है डिक्लेरेशन है OBC कैंडिडेट का कि टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हु हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट अगेंस्ट। ये फॉर्म, ये सर्टिफिकेट इस चीज़ का है, ये सर्टिफिकेट इस चीज़ का है। यहाँ पे कैंडिडेट अपना नाम डाल देगा और फिर यहाँ पे फादर का नाम डाल देगा और फिर अपना जहाँ पे भी वो रहता है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सब कुछ डाल देगा। हियर बाय डिक्लेयर दैट आई बिलोंग टू द इंडिकेट योर सब कास्ट कम्युनिटी which is recognized as a backward caste by the government of India for the purpose of reservation in services as per ordered contained in Department of Personnel and Training Office memorandum. It is also declared that I do not belong to persons sections creamy layer mentioned in column 3 of the schedule to the above referred office memorandum dated
जो आपका ये डेट दिया गया, देखिए इस डेट पे एक मेमोरेंडम आया था, मतलब कि एक आप समझ सकते हैं एक नोटिस आया था जो कि ओबीसी के क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में डिफरेंस बताया गया था, और साथ में बताया गया था कि कौन नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, कौन क्रीमी लेयर में आएंगे। तो नॉन क्रीमी लेयर वालों को ऐसा करना है, इस फॉर्म को भरना है, तभी उनको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा फॉर्म भरते में, नहीं तो उनको नहीं मिलेगा। नॉन क्रीमी लेयर होता है कि 8 लाख से सालाना इनकम जो है पूरे परिवार की कम होती है अगर, तो वो नॉन क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। और ओबीसी का मतलब होता है अदर बैकवर्ड कास्ट, यानी कि पिछड़ा वर्ग जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो वो इस कास्ट के अंदर आते हैं। तो आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी जो है कल से आप इसका फॉर्म जो है वो भी भर सकते हैं। तो इस वीडियो को अब देखिए, मैं एक चीज़ और आपको बताऊं, यहाँ पर क्या है, देखिए आपको लिंक ये रहा, वैसे आप देख सकते हैं ये लिंक है, यहाँ पर अभी कुछ भी आया नहीं है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, इधर ही वो लिंक आएगा जहाँ से आपको फॉर्म भरना होगा एप्लीकेशन का। तो यही था पूरा कुछ, और मिलेंगे हम अब नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।